हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू द मेडिसिन एडिक्ट। नई सब्जेक्ट के साथ में फिर शुरुआत करते हैं पैथोलॉजी की। पैथोलॉजी से पहले अपन ने फार्मा और माइक्रो कंप्लीट किए बिकॉज दिस टू सब्जेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी पैथोलॉजी। और साथ ही साथ यू हैव टू नो सम बेसिक फिजियोलॉजी एंड एनाटोमी, बट वो अपन टॉपिक के साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो पैथोलॉजी चालू करते हैं। वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट प्री क्लिनिकल सब्जेक्ट, जिससे कि मिनिमम टू मिनिमम 15 क्वेश्चन तो आप मान लो फॉर द एफएमजी। ठीक है, मिनिमम टू मिनिमम 15 क्वेश्चन एंड वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द एफएमजीज। ठीक है, पैथोलॉजी के अंदर 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैथोलॉजी लिंक आएगी मेडिसिन से भी, आपकी लिंक आ सकती है जितने भी एमडी सब्जेक्ट्स हैं सबके ऊपर लिंक आएगी, और मेजरली सर्जरी। ठीक है, सर्जरी के अंदर भी अपन को बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो पैथोलॉजी के अंदर आएगी। मार्कर्स, हॉलमार्क और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपन ईजिली पढ़ेंगे इन इंग्लिश। इंग्लिश क्या है बेसिकली? इंग्लिश इज अपन पढ़ेंगे हिंदी में बट द टर्म्स इज इन इंग्लिश। अपन इंग्लिश टर्म्स पढ़ेंगे, सेल इंजरी वगैरह वगैरह। ठीक है, सेल इंजरी से चालू करेंगे और इंग्लिश टर्म्स है उसको अपन हिंदी में डिटेल में समझेंगे ताकि अपना कंसेप्चुअल बेस कंप्लीट हो और इजीली आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, तो इंग्लिश के साथ में चालू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन बनाया मैंने, इंट्रोडक्शन टू पैथोलॉजी, जिसके अंदर सबसे पहले अपन बात करेंगे जनरल पैथोलॉजी की। जनरल पैथोलॉजी बेसिकली क्या होता है, अपन सबसे पहले बात करते हैं कि पैथोलॉजी चालू कैसे होती है। बॉडी के अंदर दो चीज़ें होती है, या तो कोई चीज़ होगी जो बॉडी खुद कर रही है उसको बोलते हैं फिजियोलॉजी की, फिजियोलॉजी नॉर्मली जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं फिजियोलॉजी के अंदर आ गए। पैथोलॉजी क्या हो रहा है, जो चीज़ हो रही है बॉडी के अंदर लेकिन वो नेसेसरी नहीं है, मतलब वो नहीं होनी चाहिए लेकिन फिर भी हो रही है, देयर इज अ समथिंग पैथोलॉजी। जैसे कि सेल इंजरी, इन्फ्लामेशन, इम्यूनिटी अपन पढ़ेंगे, नियोप्लाज्मिया और जेनेटिक्स। इस जेनेटिक्स के अंदर बहुत सारे डिसीजेज है जिसके अंदर अपन एक्स लिंक्ड है, वाई लिंक्ड वगैरह वगैरह सारी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, इसमें से भी इंपॉर्टेंट जेनेटिक्स ही है क्योंकि जेनेटिक्स से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं फॉर द पैथोलॉजिकल बेसिस। चालू करेंगे अपन सेल इंजरी से। एक बार सारी जनरल पैथोलॉजी अपन कंप्लीट करेंगे बिकॉज जनरल पैथोलॉजी इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और सबसे बड़ा टॉपिक भी शायद जनरल पैथोलॉजी ही है। ठीक है, और उसके बाद वो पूरी जनरल पैथोलॉजी अपन सिस्टमिक पैथोलॉजी के अंदर अप्लाई करेंगे, जिसके अंदर अपने पास वेरियस टाइप के सिस्टम्स हैं जिसमें अपन रेस्पिरेटरी से चालू करेंगे, देन सीवीएस, जीआईटी, लिवर, रिनल, जेनाइटल, सीएनएस, स्किन, डर्मा वगैरह कंप्लीट पढ़ेंगे अपन। ठीक है, उसके बाद ब्रेस्ट के लिए अपन एक स्पेशल वीडियो छोड़ेंगे। ब्रेस्ट एक अपन स्पेशल टास्क में पढ़ेंगे क्योंकि ब्रेस्ट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द पैथोलॉजी। बहुत सारे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो ब्रेस्ट से, बिकॉज ब्रेस्ट यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ब्रेस्ट सर्जरी में भी इंपॉर्टेंट है और ब्रेस्ट मेडिसिन में भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अपन थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। और पैथोलॉजी के बेसिस पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हेमेटोलॉजी, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड बैंकिंग की बात करेंगे। तो हेमेटोलॉजी इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है पैथोलॉजी के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि पैथोलॉजी के अलावा ब्लड्स के क्वेश्चन है वो बाकी की जगह कम मिलेंगे, इसलिए पैथोलॉजी के अंदर इनका एक स्पेशल रोल है। तो अपन चालू करेंगे सबसे पहले सेल इंजरी से। ठीक है, बेसिकली समझेंगे सेल इंजरी क्या है। सेल इंजरी के अंदर भी अपन मैंने वेरियस टॉपिक्स हैं, वेरियस टॉपिक्स के हिसाब से धीरे धीरे पढ़ेंगे अपन, लेकिन मेनली इंपॉर्टेंट जो है कि टर्म्स क्या होती है, टर्म्स की सीक्वेंस क्या होती है। ठीक है, वो सारी अपन चेक करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है कि अगर अपन मान लो कोई नेक्रोसिस पढ़ रहे हैं, कोई एपोप्टोसिस पढ़ रहे हैं, उसके अंदर स्पेशल बेसिक कोई एग्जांपल है जो कि बार बार पूछा जा रहा है, तो उसके बारे में अपन और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सेल इंजरी चालू करेंगे। सेल इंजरी चालू करने से पहले मैं धन्यवाद दूंगा मेरी जो मैडम है जिससे मैंने कंप्लीट की, मिस डॉक्टर प्रीति मैम, उनसे मैंने पैथोलॉजी कंप्लीट की है एंड नाउ डिस्कस विथ यू गाइस। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे सेल इंजरी। सेल इंजरी क्या होता है बेसिकली? सेल इंजरी इज लाइक समथिंग हैपन टू सेल। सेल को कुछ हुआ है, सेल को कुछ हुआ है। ठीक है, अब सेल को कुछ कैसे क्या होगा, वी हैव टू अंडरस्टैंड बेसिक पैथोलॉजी कि सेल को हुआ क्या है। सेल को इंजरी हुई है, अब सेल को इंजरी कैसे हो सकती है, वाई सेल बिकम इंजर्ड। जैसे कि अपन को अगर अपन को कोई लगती है, जैसे कि अपना बोन फ्रैक्चर होता है, हैंड फ्रैक्चर हो गया, तो क्यों लगा? बिकॉज देर इज सम काइंड ऑफ ट्रॉमा। ठीक है, इसलिए हैंड फ्रैक्चर हुआ। इफ वी हैव समथिंग लाइक ब्लोटिंग, ब्लोटिंग की वजह से अपने पेट के अंदर अपन के पास गैस बन गई है पेट में, इट इज ऑल्सो पैथोलॉजी। क्यों हुआ? मे बी वो कोई कारण होगा, मे बी स्मोकिंग होगा, मे बी आपने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया होगा, मे बी एनी अदर ऑब्स्ट्रक्शन या कुछ भी, तो वो एक बेसिक पैथोलॉजी हो गई। वैसे ही अगर सेल इंजर्ड हुई है तो वहाँ पर भी पीछे कोई पैथोलॉजी होनी चाहिए। तो सेल इंजरी का सबसे मेजर कारण है, मोस्ट कॉमन कोज फॉर द सेल इंजरी इज हाइपोक्सिया। इट इज हाइपोक्सिया। अब हाइपोक्सिया होता क्या है? हाइपोक्सिया का मतलब होता है बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ द ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन कम हो गया मतलब हाइपोक्सिया। ठीक है, सो हाइपोक्सिया। उसके बाद मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया इट इज इस्चेमिया। इट इज इस्चेमिया। देन विच इज द मोस्ट सेंसिटिव टू द हाइपोक्सिया। देखो, हाइपोक्सिया से बहुत रिलेटिवली वन वर्ड्स आ सकते हैं। ठीक है, बेसिकली इट इज नॉट इंपॉर्टेंट बट वी हैव टू नो फॉर द बेसिक ऑफ द पैथोलॉजी। ठीक है, तो अगर अपन बात करते हैं कि इस्चेमिया का कारण है। ठीक है, अगर हाइपोक्सिया हुआ है, विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया, इट इज इस्चेमिया।
ठीक है। इस्चेमिया इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया। और सेल इंजरी के अंदर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? हाइपोक्सिया। ठीक है, कंप्लीट अंडरस्टैंड। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया इज इस्चेमिया एंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी इज हाइपोक्सिया। ठीक है, तो दोनों के दोनों मोस्ट कॉमन आपको याद होने चाहिए। उसके बाद एक हाइपोक्सिया के बारे में बात करते हैं। हाइपोक्सिया के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है। हाइपोक्सिया के अंदर दो सेल्स हैं, एक होती है मोस्ट सेंसिटिव सेल, मतलब अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हुई तो ये जो सेल्स हैं सबसे पहले खत्म हो जाएगी। और दूसरी है रेजिस्टेंट, मतलब हाइपोक्सिया से इनको कोई मतलब नहीं है ज़्यादातर। ठीक है, रेजिस्टेंट सेल और सेंसिटिव सेल। तो सेंसिटिव सेल के अंदर लिखेंगे अपन इट इज ब्रेन न्यूरॉन्स, जिसको अपन ब्रेन या न्यूरॉन्स बोलते हैं। ठीक है, दिस इज मोस्ट सेंसिटिव सेल्स फॉर द हाइपोक्सिया। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए, रेजिस्टेंस के अंदर अपन को लिखनी है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस सेल फॉर द हाइपोक्सिया। फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, सो सेल इंजरी के बारे में एक बार वापस से डिटेल में। विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया? इस्चेमिया। विच इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी? हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। हाइपोक्सिया की सबसे सेंसिटिव सेल कौन सी है? ब्रेन न्यूरॉन। और सबसे रेजिस्टेंस कौन सी है? फाइब्रोब्लास्ट। कंप्लीट। तो अब अपन बात करते हैं सेल इंजरी की। ठीक है, अब अपन बात करते हैं सेल इंजरी की। अब क्या हो रहा है बेसिकली सेल इंजरी के अंदर? सेल इंजरी, अब इंजरी में क्या हो रहा है बेसिकली? वी हैव टू डिस्टिंग्विश सेल इंजरी। अब अपन को पता है कि सेल इंजरी हुई, लेकिन जैसे कि बीमार पड़े, अपन बीमार पड़े तो अपन वापस भी तो ठीक हो सकते हैं। बट इन केस किसी को कैंसर है, वो वापस ठीक नहीं हो पा रहा है। मतलब यहाँ पर अपन को क्या चीज़ दिख रही है कि कुछ चीज़ें रिवर्सिबल हैं, कुछ चीज़ें रिवर्सिबल है। सेम चीज़ सेल इंजरी में भी होती है। सेल इंजरी को भी अपन ने बांट दिया दो भागों में। एक तो हो गया आपका पास रिवर्सिबल सेल इंजरी। कौन सी हो गई? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल सेल इंजरी। और दूसरी कौन सी हो गई? इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, तो सेल इंजरी दो टाइप की हो गई, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। सिंपल सी लैंग्वेज में, अगर सेल इंजर्ड होकर वापस से सेल बन गई, रिवर्सिबल है। लेकिन अगर वो सेल खत्म हो गई, सेल डेथ हो गया, इरिवर्सिबल है। कंप्लीट समझ में आ गया? सिंपल सी बात है, अगर सेल इंजर्ड हुई है वापस ठीक हो गई, रिवर्सिबल है। और अगर इरिवर्सिबल की बात की जाए, मतलब वापस ठीक नहीं हुई, वो सेल खत्म हो गई, डेथ हो गया, उसका सेल डेथ हो गई है। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले रिवर्सिबल से। तो नेक्स्ट टॉपिक डालते हैं अपन सेल इंजरी के अंदर। दिस इज रिवर्सिबल सेल इंजरी, RCI, और रिवर्सिबल सेल इंजरी। अब क्वेश्चन आता है, अपन क्वेश्चंस में इंपॉर्टेंट बात करेंगे। विच इज द फर्स्ट थिंग विच अक्कर इन सेल इंजरी इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी? रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर जो सबसे पहली चीज हुई, फर्स्ट थिंग टू अकर। फर्स्ट थिंग मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट थिंग टू अकर इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी? सबसे पहली चीज कौन सी हुई? इट इज माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। क्या हो गई? माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन मतलब माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन बंद हुई है। इट इज अ वेरी फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट थिंग टू अकर इन रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इट इज वन ऑफ द PYQ। क्या है ये? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, तो इंपॉर्टेंटली याद होना चाहिए। विच इज द फर्स्ट थिंग टू अकर इन रिवर्सिबल सेल इंजरी इज माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। अब बेसिकली फिजियोलॉजी के अंदर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या था बॉडी के अंदर? इट प्रोड्यूसेस ATP। ATP का प्रोडक्शन करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हुआ तो इससे क्या हो जाएगा? दिस विल कोज डिक्रीज इन ATP या फिर डिक्रीज इन ATP प्रोडक्शन। डिक्रीज इन ATP प्रोडक्शन मतलब ATP का जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हुआ तो ATP का प्रोडक्शन खत्म हो जाएगा या फिर कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि द प्रोसेस जो है ये ATP का फेलियर हुआ है, इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं वो अपन पढ़ेंगे। तो अब पढ़ेंगे कि डिक्रीज इन द, जब ये आपका ATP फेलियर हुआ, ये ATP प्रोडक्शन का फेलियर हो गया, अब इससे क्या क्या चेंजेस हो रही है। ठीक है, तो प्रोसेस पढ़ेंगे अपन। तो इसके अंदर अपन को 3 प्रोसेस पढ़नी है। कितनी? 3 प्रोसेस। तो हेडिंग डाल देते हैं, प्रोसेस ऑफ ATP फेलियर। प्रोसेस ऑफ ATP फेलियर।
ठीक है, बहुत बेसिक से चलेंगे अपन पैथोलॉजी, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। ठीक है, सबसे पहली प्रोसेस कौन सी है? द फर्स्ट प्रोसेस इन अकर इन एटीपी प्रोडक्शन, फर्स्ट वन इज फेलियर ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम पंप। बेसिक फिजियोलॉजी के अंदर अपन ने पढ़ा है कि एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो सोडियम पोटेशियम के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, तो अपन एक बार इसको पढ़ने से पहले एक बार देख लेते हैं कि होता क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ 2 सेल बनाता हूँ, ये नॉर्मल सेल है, इट इज़ वन ऑफ द नॉर्मल सेल। ठीक है, इट इज़ नॉर्मल सेल। ठीक है, और दूसरी सेल कौन सी है? जिसके अंदर फेलियर हो गया है। ठीक है, ये वाली जिसके अंदर फेलियर है, फेलियर ऑफ द सोडियम एंड पोटेशियम एटीपीएस। अब बेसिकली इसमें क्या होता है, देखो अगर अपन नॉर्मल की बात की जाए, नॉर्मल के अंदर क्या हो रहा है कि इसके अंदर जो सोडियम है वो बाहर जाएगा, Na बाहर जाएगा। ठीक है, Na+, और अंदर क्या जाएगा? पोटेशियम। ठीक है, इट इज़ नॉर्मल। और अगर नंबर कितने होते हैं तो 3 सोडियम और 2 पोटेशियम, ये नॉर्मल रेशियो है 3 और 2 का। लेकिन अब क्या हो रहा है? देयर इज एन फेलियर इन द चेंजेस। तो अब जो है, जो सोडियम अंदर जाना चाहिए था वो सोडियम क्या हो रहा है? बाहर आ रहा है। जो सोडियम अंदर जाना चाहिए था, सॉरी, जो पोटेशियम अंदर जाना चाहिए था वो पोटेशियम बाहर आ रहा है। ठीक है, पोटेशियम बाहर आ रहा है। ठीक है, दिस लीड्स टू, अगर पोटेशियम बाहर आ रहा है तो कौन अंदर आ जाएगा? सोडियम अंदर आ जाएगा। ठीक है, देखो एक बार वापस समझते हैं। नॉर्मल में क्या हो रहा है कि सोडियम जो है वो सेल से बाहर जा रहा है, सोडियम कमिंग आउट। ठीक है, और पोटेशियम जो है वो अंदर जा रहा है। सिंपल सी बात है, नॉर्मल सेल के अंदर ये हो रहा है। लेकिन जिसमें अंदर फेलियर हो गया है, तो फेलियर के अंदर जो चीज़ होनी है उसका उल्टा हो जाएगा। तो पोटेशियम जो अंदर जाना चाहिए था वो बाहर आ जाएगा, और सोडियम जो बाहर जाना चाहिए था वो अंदर आ जाएगा। अब अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? अपन ने डायरेटिक्स में पढ़ा था, अगर कोई सोडियम अंदर आ रहा है, कोई भी सोडियम चैनल गेटेड सोडियम को खींच रहा है, मतलब वो क्या खींच रहा है? पानी को खींच रहा है। ठीक है, तो बेसिकली सोडियम के साथ साथ 2 भाई और आएंगे इसके। ठीक है, सोडियम के साथ, जैसे कि सोडियम अंदर आया तो सोडियम तो एक हो गया, और दूसरा कौन आएगा? वाटर, H2O। H2O का इन्फ्लक्स हो जाएगा, H2O जो है वो सेल के अंदर चला जाएगा। अब एक सिंपल सी बात है, अगर आप गुब्बारे में पानी भरोगे क्या होगा? देयर इज ए स्वेलिंग ऑफ द बैलून। ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं सेल्यूलर स्वेलिंग। क्या बोलते हैं? जैसे ये पानी अंदर गया, ठीक है, ये वाटर अंदर गया, जैसे ही पानी जो है वो सेल के अंदर गया, ठीक है, तो आपको लगता है सेल फूल जाएगी, तो इसको ही बोलते हैं सेल्यूलर स्वेलिंग। सेल्यूलर स्वेलिंग मतलब सेल का फूलना, दिस इज सेल्यूलर स्वेलिंग। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं हाइड्रोपिक चेंज। हाइड्रोपिक चेंज मतलब पानी अंदर गया तो देयर इज एन चेंजेस इन द हाइड्रोप। ठीक है, हाइड्रोपिक चेंज और सेलुलर स्वेलिंग। ठीक है, तो इसको भी अपन करेंगे हाईलाइट, सेलुलर स्वेलिंग को। क्यों हाईलाइट किया? अपन ने क्वेश्चन पढ़ा था, विच इज द फर्स्ट थिंग टू अकर इन द सेल इंजरी? इट इज रिवर्सिबल, सॉरी, इट इज माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। ठीक है, फर्स्ट थिंग टू अकर इन रिवर्सिबल सेल इंजरी इज माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन द सेल इंजरी, तो इधर लिख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट morphological change in reversible cell injury? तो वो कौन सा हो गया? दिस इज सेल्यूलर स्वेलिंग। ओके, तो अपन ने 2 चीजें पढ़ी, 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े। विच इज द फर्स्ट थिंग टू अकर इन रिवर्सिबल सेल इंजरी? इट इज माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, जिससे कि क्या हो रहा है? एटीपी का प्रोडक्शन कम हो रहा है। अब एटीपी फेलियर होने के कारण सबसे पहली चीज क्या देखी अपन ने? फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम पंप, जिससे कि सोडियम जो है वो जो बाहर जाना चाहिए था वो अंदर आ जाएगा, जिससे कि H2O का इन्फ्लक्स हो जाएगा। H2O जो है वो सेल के अंदर जाएगा, जिससे कि सेल्यूलर स्वेलिंग हो जाएगी। एंड सेल्यूलर स्वेलिंग इज द फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज वी कैन सी इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी। कंप्लीट बेसिक पढ़ा अपन ने। ठीक है, ये हो गया पहला। अब इसी के अंदर जो फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम है, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स लिख लो। ठीक है, जो पॉइंट्स पूछे जाते हैं। तो पहला पॉइंट तो अपन ने क्या पढ़ा? देयर इज एन इन्फ्लक्स। किसका इन्फ्लक्स हुआ? H2O का। सो वी कैन सी द इन्फ्लक्स ऑफ H2O, तो इट इज H2O इन्फ्लक्स। ठीक है, अब इस चीज को क्या बोलते हैं?
इस चीज़ को जो नाम है वो सेलुलर स्वेलिंग नहीं देगा। वो क्यों नहीं देगा? क्योंकि सबको पता है सेलुलर स्वेलिंग क्या होता है। अगर कोई नॉर्मल तुक्का भी लगाने जाएगा तो सेलुलर स्वेलिंग पढ़ के समझ जाएगा। तो दे विल रिफर दिस एज ए हाइड्रोपिक चेंज। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोपिक चेंज। हाइड्रोपिक चेंज कंप्लीट। तो H2 इनफ्लक्स लीड्स टू हाइड्रोपिक चेंज। अब इससे क्या हो जाएगा? इस चीज से, हाइड्रोपिक चेंज से, सबसे पहले तो अपने क्या पढ़ा? दिस इज सेलुलर स्वेलिंग। यस, सेलुलर स्वेलिंग, सेल्यूलर स्वेलिंग, सेल्यूलर स्वेलिंग हो गई। नाउ अब जैसे जैसे सेल्यूलर स्वेलिंग हुई, ठीक है, अब मान लो जैसे कि आप किसी चीज़ में पानी भर रहे हो तो उसके अंदर जो इसके ऑर्गेनल्स हैं, जैसे सेल की जो ऑर्गेनल होती है उसके अंदर भी पानी भरेगा, दे आल्सो गेट स्वेलिंग्स। तो उसके बाद सबसे पहले सेलुलर स्वेलिंग से एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ये भी स्वेल कर जाएगा। सो इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्वेलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया? सेलुलर स्वेलिंग हो गई, उससे एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम स्वेलिंग हो गई। नाउ अब क्या होगा? अब उसके ऊपर आपने पता माइक्रोविलाइज होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के ऊपर छोटे छोटे माइक्रोविलाइज होते हैं। तो अगर मान लो जैसे कि ये इस टाइप का नॉर्मल विलाई होगा, अगर इसमें पानी भर जाएगा तो ये कुछ इस टाइप का नहीं हो जाएगा? ठीक है, इस टाइप के विले को बोलते हैं फ्लैटनिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं? फ्लैटनिंग, मतलब फ्लैट हो गया है विले, जो नॉर्मल था उसका फ्लैटनिंग हो गई है, फ्लैट हो गया मतलब चपटा हो गया है। ठीक है, तो फ्लैटनिंग ऑफ माइक्रोविलाई, फ्लैटनिंग ऑफ माइक्रोविलाई। ठीक है, और इसके कारण जो फ्लैटनिंग ऑफ माइक्रोविलाई हुई, इसके कारण एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज दिखती है अपन को इस सेलुलर रिवर्सिबल के अंदर। देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ नाम नहीं भूलना इसका, इट इज साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स। ठीक है, तो वी कैन हाईलाइट दिस, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक टू सी। ठीक है, साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स क्यों बने? बिकॉज देयर इज एन फ्लैटनिंग ऑफ माइक्रोविलाई, माइक्रोविलाई जो फ्लैट हो गई है, जिसके कारण क्या हो गया? साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स अपन को दिखे। कंप्लीट। अब इसके कारण अपने जैसे कि सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स बन गए। ठीक है, अब इस कंडीशन के अंदर एक और चीज अपन को मिलेगी, देयर इज एन फॉर्मेशन ऑफ माइलिन फिगर्स, फॉर्मेशन ऑफ माइलिन फिगर्स। ठीक है, माइलिन फिगर्स याद रहेगा, माइलिन फिगर्स। there is an formation of myelin figures which is also known as concentric lamination। माइलिन फिगर्स को ही क्या बोले अपन ने? कंसेंट्रिक लेमिनेशन। ठीक है, कंसेंट्रेटिक लेमिनेशन कंप्लीट। तो अपन ने फर्स्ट जो फॉर्मेशन ऑफ जो फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप था, इसके अंदर तीन चीज़ें देखी। सबसे पहला सेलुलर स्वेलिंग देखी अपन ने, क्योंकि हाइड्रोपिक चेंजेस हुआ। दूसरा अपन ने पढ़ा साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स, और तीसरा अपन ने पढ़ा माइलिन फिगर्स या कंसेंट्रेटिक लेमिनेशन। ठीक है, और अब भी मेजरली क्वेश्चन जो आता है वो आता है कि जो कंसेंट्रेटिक लेमिनेशन है ये किसका बना हुआ होता है? कंपोजिशन पूछते हैं इसका, तो कंपोजिशन इसका लिख देंगे अपन। कंपोजिशन जो है मतलब जिसका ये बना हुआ होता है, देखो मेजरली जो आपकी जो साइटोप्लाज्मा है उसके अंदर जो मेजरली रोल होता है वो किसका होता है? फोस्फोलिपिड्स का होता है। तो इधर भी कौन होगा? फोस्फोलिपिड्स ही होगा। ठीक है, फोस्फोलिपिड्स। और साथ ही साथ एक और है, अगर मान लो फोस्फोलिपिड्स नहीं होता ऑप्शंस के अंदर तो वी हैव कैल्शियम। ठीक है, तो कंपोजिशन के अंदर क्या पढ़ लिया अपन ने? फोस्फोलिपिड्स और कैल्शियम्स। ठीक है, अगर कंसेंट्रेटिक लेमिनेशन का अगर आपको मतलब जानना है क्या होता है वो, तो बेसिकली क्या होता है, जैसे कि मान लो ये सेल है, ठीक है, ये सेल है, तो इसके अंदर कोई ऑर्गेनली होगा, वो इस टाइप का फिगर बनाना चालू कर देगा। इसको बोलते हैं माइलिन कंसेंट्रेटिक फिगर। ठीक है, या फिर माइलिन फिगर्स। तो बेसिकली अपन ने तीन चीजें जो मेजरली इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। सबसे पहला सेलुलर स्वेलिंग विच इज द फर्स्ट मॉर्फोलॉजिकल चेंज इन द रिवर्सिबल सेल इंजरी, इट इज सेलुलर स्वेलिंग। दूसरा, वी हैव फॉर्मेशन ऑफ द साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स। क्यों बने थे? क्योंकि देयर इज एन फ्लैटनिंग ऑफ माइक्रोविलाई, बिकॉज देयर इज एन हाइड्रोप्स। ठीक है, हाइड्रोपिक चेंज हुआ था जिससे कि माइक्रोविलाई फ्लैट हो गई, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम फ्लैट हुआ, माइक्रोविलाई फ्लैट हुई जिससे कि साइटोप्लाज्मिक ब्लेब्स बने। ठीक है, और साथ ही साथ अपन को क्या दिखता है? अंदर माइलिन फिगर्स दिखते हैं। माइलिन फिगर्स बेसिकली देयर इज एन कंसेंट्रेटिक लेमिनेशन। ठीक है, जिसका किसका बना हुआ? ये फोस्फोलिपिड्स और कैल्शियम का बना हुआ। कंप्लीट, यहाँ तो कोई दिक्कत? कंप्लीट। जैसे कि अपन यहाँ पे अपना फेलियर ऑफ सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप पढ़ा। सेकंड नंबर पे पढ़ते हैं अपन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? जो पीएच है बेसिकली सेल का वो बन जाएगा एसिडिक।
क्या हो जाएगा, सेल का जो पीएच है वो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, जिससे कि जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन्स हैं, न्यूक्लियर क्रोमेटिन जो है उनके अंदर क्लम्पिंग दिखेगी। क्या दिखेगी, क्लम्प्स। ठीक है, तो इतना आपको याद करना है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के अंदर। जैसे ही रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई, इधर लिख देता हूँ, रिवर्सिबल सेल इंजरी हुई तो पीएच जो होगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, जिससे कि जो न्यूक्लियर क्रोमेटिन्स हैं वो क्लम्पिंग हो जाएगा। इसको अपन एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, इसको न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्लम्पिंग बोलते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्लम्पिंग। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड वन इज इट इज डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस। डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस, डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस। अब प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो गया। ठीक है, मेजरली प्रोटीन सिंथेसिस जो था वो बंद हो गया। अब जो है, अगर प्रोटीन सिंथेसिस बंद हो गया तो सबसे पहला चेंजेस जो अपन को इसमें दिखेगा, इट इज राइबोसोम्स डिटैचमेंट। राइबोसोम डिटैचमेंट, मतलब जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम्स होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक बोलते हैं जिसके बारे में, जो राइबोसोम जो अलग चिपके हुए थे वो डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक है, जिससे कि क्या होगा, देयर इज एन डिक्रीज इन प्रोटीन सिंथेसिस। इससे क्या हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस में डिक्रीज हो जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस, और इसको ये जो एसोसिएशन है, दिस एसोसिएटेड विद फैटी चेंजेस। ठीक है, एसोसिएटेड विद फैटी चेंजेस। ठीक है, तो इसी के साथ साथ अपन ने रिवर्सिबल सेल इंजरी कंप्लीट कर दी। एक बार फिर से, रिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर सबसे पहले जो फर्स्ट थिंग है वो अपन को दिखेगी माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन, लेकिन जो मॉर्फोलॉजिकल चेंज जो फर्स्ट है वो है सेलुलर स्वेलिंग। तो अपन को पढ़ना है क्वेश्चन, अगर मॉर्फोलॉजिकल दिया हुआ है तो सेलुलर स्वेलिंग या हाइड्रोपिक चेंज लगाएंगे अपन, और अगर नहीं दिया है देन इट इज माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन हुआ जिससे कि एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाएगा। एटीपी प्रोडक्शन कम हो जाने की चीज़ें, अपन 3 चीज़ें देखी। सबसे पहली, देयर इज एन सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप का फेलियर हो जाएगा, जिससे कि हाइड्रोपिक चेंजेस दिखेंगे, जिसके कारण अपन को there is a cellular swelling. Cellular swelling leads to endoplasmic reticulum swellings, and this leads to flattening of microvilli. This is known as cytoplasmic bleps, and the formation of myelin figures या फिर concentric lamination, which is composed of phospholipids और calcium. Anaerobic glycolysis के अंदर अपने क्या पढ़ा, reversible cell injury leads to acidic pH which have nuclear chromatin clumping. ठीक है, एंड लास्टली वी हैव सीन द प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज। वाई प्रोटीन सिंथेसिस इज डिक्रीज्ड, बिकॉज देयर इज एन डिटैचमेंट ऑफ द राइबोसोम्स, दिस लीड्स टू द प्रोटीन सिंथेसिस डिक्रीज ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, दिस इज एसोसिएटेड विद फैटी चेंजेस। कंप्लीट, यहाँ तक अपन ने रिवर्सिबल सेल इंजरी कंप्लीट कर दिया। अब बात करते हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी की। इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। ठीक है, अब इरिवर्सिबल सेल इंजरी का मतलब क्या हो रहा है, मतलब देयर इज एन नो कमबैक ऑफ सेल। अब जैसे कि आपने देखा, देयर इज एन सेलुलर स्वेलिंग हो गई। ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि जैसे ही पंप ठीक हो जाता है, जैसे ही एटीपी प्रोडक्शन ठीक हो जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल डिस्फंक्शन खत्म नहीं होकर बराबर फंक्शनल हो जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी बराबर बनेगा, तो वापस से क्या हो जाएगा, सोडियम बाहर चला जाएगा, पानी जो है वो बाहर चला जाएगा, और सेलुलर जो स्वेलिंग थी वो नॉर्मल हो जाएगी। कंप्लीट। लेकिन अब अपन पढ़ रहे हैं इरिवर्सिबल सेल इंजरी, मतलब अब अगर सेल का कुछ हुआ तो वो वापस नहीं आएगी, जो हुआ खत्म। ठीक है, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी को अपन 2 टाइप से डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहला, अगर मेम्ब्रेन डैमेज होता है या फिर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज होता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपन ने 2 चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहला है सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज, सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज। मेम्ब्रेन डैमेज मतलब सेल की जो मेम्ब्रेन है वही खत्म हो गई तो सेल बचेगा ही नहीं। दूसरा है सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस, सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस। ठीक है, तो सबसे पहला हो गया सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज और दूसरा हो गया सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल डैमेज। अब सबसे पहले बात करते हैं सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज की। सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज के अंदर सबसे पहले क्या हो रहा है, देयर इज एन इनफ्लो, क्या हो रहा है, इनफ्लो ऑफ कैल्शियम, मतलब कैल्शियम जो है वो सेल के अंदर आ रहा है। ठीक है, जिसके कारण 3 एंजाइम्स जो है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है इनफ्लो ऑफ कैल्शियम
इनफ्लो ऑफ कैल्शियम in the reverse irreversible cell injury causing activation of the three enzyme which of the following is not the that enzyme। मतलब क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, उसमें से 3 ऑप्शन सेम दे देंगे, या फिर कोई ऐसे ऐसे मतलब 4-5 अलग अलग एंजाइम्स दे देंगे और उसके अंदर से अपन को पहचानना है कि कौन सा जो है वो कैल्शियम के इनफ्लो के टाइम पे बढ़ रहा है। ठीक है, तो एक्टिवेशंस ऑफ द 3 एंजाइम, एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम्स, कौन कौन से एंजाइम्स जो हैं वो एक्टिवेट हो रहे हैं इस टाइम पे, तो 3 लिखने हैं। सबसे पहला है, अपन ने उधर पढ़ा था कंपोजिशन किसका, माइलिन फिगर्स का। ठीक है, कौन सा कंपोजिशन था, फोस्फोलिपिड्स, तो फोस्फोलिपिड्स तो ऑब्वियसली बढ़ेगा ही। ठीक है, तो सबसे पहला एंजाइम जो है वो है फोस्फोलाइपेज, फोस्फोलाइपेज। ठीक है, दूसरा एंजाइम है प्रोटीएस, प्रोटीएस, और तीसरा और लास्ट एंजाइम है, इट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। कंप्लीट, तो फोस्फोलाइपेज, प्रोटीएस और न्यूक्लियस, दिस आर द 3 एंजाइम्स विच इज एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द इनफ्लो ऑफ द कैल्शियम अकर। जब भी कैल्शियम का इनफ्लो हो जाएगा तब ये 3 एंजाइम जो हैं फोस्फोलिपेज, प्रोटीएज और न्यूक्लियस, ये तीनों बढ़ जाएंगे। ये अपन को पढ़ना है सीवियर मेम्ब्रेन डैमेज के अंदर, इरिवर्सिबल के अंदर। दूसरा है सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस। अब जो आपका कैल्शियम अंदर आया था, ठीक है, ये जो कैल्शियम आपका अंदर आया था इनफ्लो के टाइम पे, ठीक है, अब ये जो कैल्शियम है ये जाकर बैठ जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। इट सिट्स मतलब बैठ जाना, कहाँ बैठ जाएगा ये, माइटोकॉन्ड्रिया पे, माइटोकॉन्ड्रिया पे। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया पे बैठ जाएगा। दिस विल कोज, जैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया पे कैल्शियम बैठा, इट विल कोज एमोर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटीज। जैसे ही कैल्शियम माइटोकॉन्ड्रिया पे आके बैठा, इट विल कोज अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटीज। किस में दिखेगा अपन को, सीवियर माइटोकॉन्ड्रियल चेंजेस के अंदर दिखेगा। तो इसके अंदर इसको हाईलाइट कर देंगे अपन, अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटीज। क्यों दिख रहा है अपन को, बिकॉज देयर इज एन सिटमेंट ऑफ द कैल्शियम ऑन माइटोकॉन्ड्रिया। कैल्शियम आया, कैल्शियम यहाँ पे आ गया था, इनफ्लो ऑफ द कैल्शियम हो चुका था यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पर इनफ्लो ऑफ द कैल्शियम हुआ था, अब ये जो इनफ्लो के बाद में एक्टिवेशन एंजाइम तो हुआ, लेकिन जो कैल्शियम अंदर आया ये कहाँ गया, माइटोकॉन्ड्रिया पे ऊपर जाके बैठ गया। तो इससे क्या हो गया, अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटीज अपन को दिखेगी। कंप्लीट। उसके बाद एक क्वेश्चन है माइलिन फिगर्स के ऊपर ही, यहीं पे लिखते हैं अपन, ये माइलिन फिगर्स है, वी हैव माइलिन फिगर्स। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा नोट लिखना है यहाँ पे, अपन एक्स्ट्रा नोट बॉक्स बना देते हैं। ठीक है, अपन ने क्या पढ़ा था, माइलिन फिगर्स पढ़ा था, माइलिन फिगर्स। माइलिन फिगर्स अपन ने कहाँ देखे थे, रिवर्सिबल सेल इंजरी में, राइट। इसको क्या बोलते हैं, कंसेंट्रेटिक लैमिनेशंस। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आता है कि माइलिन फिगर्स जो है वो सिर्फ रिवर्सिबल में दिखते हैं, इरिवर्सिबल में भी दिखते हैं। तो इधर लिख देंगे अपन, इट इज सीन इन बोथ रिवर्सिबल सेल इंजरी एंड इरिवर्सिबल सेल इंजरी। लेकिन मैक्सिमम किस में होते हैं, इसमें इरिवर्सिबल में। इरिवर्सिबल में मोर माइलिन फिगर्स। ठीक है, किस में होते हैं, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। याद रखना, माइलिन फिगर्स उसमें भी होते हैं। स्टार्टिंग कहाँ होती है, रिवर्सिबल में होती है, लेकिन ज़्यादा कहाँ दिखते हैं अपन को, इरिवर्सिबल में दिखते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो अपन माइलिन्स के बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो हो गया माइलिन्स के ऊपर हो गया। उसके बाद अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटीज की बात कर रहे थे अपन, एएफडी की। इसके अंदर भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको मैं शॉर्टली लिख देता हूँ इधर से। देखो अपन ने पढ़ा अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटी किसकी वजह से हो रही है, कैल्शियम की वजह से हो रही है। तो अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि कंपोजिशन क्या है अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटी का, तो उसका कंपोजिशन लिख लो, कंपोज ऑफ किसकी वजह से हुआ था, कैल्शियम की वजह से। तो कंपोजिशन में क्या होगा, कैल्शियम होगा। ठीक है, अगर ऑर्गेनली पूछे कहाँ पर दिखेगा अपन को ये, अगर अपन को पूछे कि अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटी जो है वो कहाँ दिखेगी, तो देखो जो कैल्शियम जो है वो कहाँ पर बैठ रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया पे बैठ रहा है। तो कहाँ पर दिखेगी अपन को ऑर्गेनली में, माइटोकॉन्ड्रिया में दिखेगी, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और साथ ही साथ अगर अपन को पूछा जाए कि अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटी कौन सी इंजरी में दिख रही है, तो इंजरी अगर पूछा जाए तो कौन सी इंजरी अपने पास में, इट इज इरिवर्सिबल सेल इंजरी। कंप्लीट। तो 3 क्वेश्चंस बन सकते हैं अमॉर्फस फ्लोक्यूलेंट डेंसिटीज के।
तो वो अपन ने देख लिया। कंपोज ऑफ कैल्शियम्स, ऑर्गेनली माइटोकॉन्ड्रिया, और किस में दिखेगा, इरिवर्सिबल सेल इंजरी के अंदर दिखेगा। सेल डेथ पढ़ने से पहले एक छोटा सा टर्म है, एक छोटी सी सीक्वेंस है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर चेंजेस। क्या है? इट इज़ न्यूक्लियर चेंजेस। ये एग्जाम में पूछते हैं ये लोग, ठीक है, तो अपन को वो भी देखना पड़ेगा। इट इज़ न्यूक्लियर चेंजेस इन सेल इंजरी। ठीक है, न्यूक्लियर चेंजेस इन सेल इंजरी थोड़ा सा अलग से टॉपिक है, ठीक है। न्यूक्लियर चेंजेस इन सेल इंजरी, अब बेसिकली हो क्या रहा है, जैसे कि सेल इंजरी हो रही है, अपन को पता पड़ गया सेल इंजरी हो रही है, लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट PYQ। सीक्वेंस इज इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस के हिसाब से अपन को याद करना पड़ेगा। तो सीक्वेंस के अंदर अपन चालू करते हैं नॉर्मल सेल से। नॉर्मल सेल, ठीक है। अब एक बार अपन इसको नॉर्मल टर्म्स में समझ जाते हैं क्या होता है, ठीक है। अपन ने नॉर्मल सेल पढ़ी, उसके बाद अपन ने पढ़ा था कंडेंस्ड क्रोमेटिन, जो आपका एनएरोबिक ग्लाइकोलाइसिस जो साइकिल थी रिवर्सिबल के अंदर, देखो उसके अंदर अपन पढ़ी थी एनएरोबिक के अंदर क्या हो रहा था, पीएच जो हो रहा है एसिडिक हो रहा है, जैसे क्या हो रहा है, क्लम्पिंग हो रही थी, न्यूक्लियर क्लम्पिंग, या फिर इसको बोलते हैं न्यूक्लियर क्रोमेटिन्स कम्प्लेक्स श्रिंकेज हो रहा। तो वही अपन इधर यहीं पे भी सेम टू सेम पढ़ेंगे। नॉर्मल सेल्स से ये हो जाएगा आपका श्रिंक्ड सेल या फिर न्यूक्लियर श्रिंकेज, ठीक है, श्रिंकेज। न्यूक्लियर श्रिंकेज होने से क्या हो जाएगा, जैसे छोटा हुआ उसके उसके टुकड़े हो जाएंगे, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन। न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। और न्यूक्लियस फ्रेगमेंट होने के बाद ये हो जाएगा डिसोल्यूट, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस डिसोल्यूशन। सिंपल सीक्वेंस, इजी है, वेरी इजी सीक्वेंस। क्या हो गया, नॉर्मल सेल थी, थोड़ा सा इसको इधर खींच लेते हैं, ठीक है। क्या हो गया, बेसिकली नॉर्मल सेल थी, न्यूक्लियर श्रिंकेज हुआ, फ्रेगमेंटेशन हो गया और डिसोल्यूशन हो गया। सिंपल, कितना इजी है, श्रिंकेज हुआ, छोटा हुआ, टुकड़े हुए और खत्म हो गया। वेरी सीक्वेंस, सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन आपको क्या लगता है ये ऐसे पूछेंगे? ऐसे तो जो 11th-12th वाले हैं वो भी जमा देंगे, श्रिंकेज, फ्रेगमेंटेशन, डिसोल्यूशन। व्हाट इज द डिफरेंस इन द मेडिकल एग्जाम? तो इनको दे दी इन्होंने अलग अलग टर्म्स। क्या दे दिया है, टर्म्स दे दिया है। न्यूक्लियर श्रिंकेज को ये लोग बोलते हैं पिक्नोसिस। क्या बोलते हैं, पिक्नोसिस, ठीक है। न्यूक्लियस फ्रेगमेंटेशन को ये लोग बोलते हैं कार्योरेक्सिस, कार्योरेक्सिस। न्यूक्लियस डिसोल्यूशन को ये बोलते हैं कार्योलाइसिस। ये सीक्वेंस होनी चाहिए इंपॉर्टेंटली याद, पहले पिक्नोसिस, कार्योरेक्सिस और कार्योलाइसिस, ठीक है। कार्यो से आपको समझ गया होगा, कार्यो का मतलब क्या हो रहा है, न्यूक्लियस हो रहा है इधर, रेक्सिस मतलब फ्रेगमेंटेशन और लाइसिस मतलब डिसोल्यूशन। कंप्लीट। तो सबसे पहले क्या हो गया, श्रिंकेज हो गया, फ्रेगमेंटेशन हो गया और डिसोल्यूशन हो गया, पिक्नोसिस, कार्योरेक्सिस और कार्योलाइसिस। कंप्लीट। इसके बाद अपन पढ़ते हैं सेल डेथ। इसके अंदर इधर एक चीज़ और लिख लेता हूँ मैं, देयर इज एन सीक्वेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो यहाँ लिख लेते हैं स्टार बना के, दैट सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। सीक्वेंस इज इम्पोर्टेंट क्या है, वापस एक बार, नॉर्मल सेल थी, उसका पिक्नोसिस हो गया, कार्योरेक्सिस हो गया और कार्योलाइसिस हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सेल डेथ की। इट इज सेल डेथ। सेल डेथ को एक नाम दिया हुआ है, इसको बोलते हैं नेक्रोसिस। क्या बोलते हैं, नेक्रोसिस। यहाँ से आएंगे आपके वन वर्ड शुरू, नेक्रोसिस से, ठीक है। तो सेल डेथ की डेफिनेशन क्या होगी सबसे पहले, तो इट इज़ ए पैथोलॉजिकल सेल डेथ। फिजियोलॉजिकल तो हो रही नहीं है, अगर फिजियोलॉजिकल होती तो अपन फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं, पैथोलॉजी में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इट इज़ पैथोलॉजिकल सेल डेथ। तो सेल डेथ की डेफिनेशन ही यही है, इट इज़ a pathological cell death, pathological cell death, ठीक है। इट इज पैथोलॉजिकल सेल डेथ, मतलब कुछ ना कुछ तो पैथोलॉजी होगी इसके पीछे। एंड इट इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन। तो नेक्रोसिस के अंदर क्वेश्चन आता है, इट इज एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन, यस और नो? यस, इट इज एसोसिएटेड विथ inflammation, it is associated with inflammation।
ठीक है। नेक्रोसिस का अगर कलर पूछ लिया जाए तो पिंक कलर होता है, ठीक है, पिंक कलर, जिसको अपन बोलते हैं इओसिनोफिलिक। पिंक कलर को पैथो के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? इओसिनोफिलिक, इओसिनोफिलिक। ये सिंपल से वन वर्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। विच इज द कलर ऑफ द नेक्रोसिस, इओसिनोफिलिक, बेसोफिलिक, कुछ भी, तो इओसिनोफिलिक इज द कलर ऑफ द नेक्रोसिस। कंप्लीट। अब बात करते हैं सेल डेथ के टाइप्स की या फिर नेक्रोसिस के टाइप्स की। तो हेडिंग डालते हैं अपन टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। बहुत सारे टाइप्स पढ़ेंगे अपन, पर याद अपन को इंपॉर्टेंट वाली रखने, तो अपन इंपॉर्टेंट वाली पढ़ेंगे फिर, ठीक है। तो नेक्रोसिस के अंदर टाइप्स बात करते हैं। सबसे पहला बात है कोगुलेटिव नेक्रोसिस, नीचे लिख लेते हैं। सबसे पहला नेक्रोसिस है, इट इज कोगुलेटिव नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस क्या हो रहा है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस, इट इज अ वेरी मोस्ट कॉमनली अकरिंग नेक्रोसिस, ठीक है। तो अगर नेक्रोसिस के अंदर भी मोस्ट कॉमन पूछा जाता है तो कोगुलेटिव नेक्रोसिस, तो इट इज वन ऑफ द, इट इज मोस्ट कॉमन कोगुलेटिव, इट इज मोस्ट कॉमन नेक्रोसिस। कौन सा? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। अब यहाँ पे अपन को क्या क्या दिख रहा है वो भी देख लो। यहाँ पर सबसे पहले अपन को दिख रहा है डीजनरेशन ऑफ द प्रोटीन। यहाँ अपन को सबसे पहले दिख रहा है डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन किस में दिख रहा है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर का क्या दिख रहा है? डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन दिख रहा है, ठीक है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स दिख रहा है कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर। अब अपन को अगर कोई पूछे, जैसे कि अगर अपन को पता लगाना है कोगुलेटिव है या फिर फेट है या कुछ भी हो, लिक्विफेक्टिव है, अगर अपन को कोगुलेटिव के ऊपर टिक लगाना है तो सबसे पहला अपन को पता होना चाहिए इट अकर्स इन सॉलिड ऑर्गन्स। कोगुलेटिव नेक्रोसिस जो वो किस में हो रहा है? अकर्स इन सॉलिड ऑर्गन्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है, अकर्स इन सॉलिड ऑर्गन। अगर आपको पास कोई केस है और नेक्रोसिस पूछ रहा है, तो अगर आपको कुछ पता नहीं पड़ रहा है तो आप सिंपल सा है, देखो नेक्रोसिस हो कहाँ पे रहा है। अगर वो कोई सॉलिड ऑर्गन है तो वो क्या हो रहा है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो रहा है। जैसे कि किडनी हो गया, लिवर हो गया, ठीक है, किडनी, लिवर एक्सेट्रा। अपन फोटो भी देखेंगे, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अपन को, ठीक है। तो किडनी, लिवर, इट इज़ इंपॉर्टेंट। अगर मोस्ट कॉमन पूछा जाए तो इट इज़ हार्ट। हार्ट भी तो सॉलिड ऑर्गन है, ठीक है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस हार्ट। उसके बाद इस कोगुलेटिव नेक्रोसिस का शेप पूछा जाता है, कौन से शेप का होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो शेप है वो है वेज शेप्ड। कौन सा शेप्ड है? वेज, वेज, या फिर इसको अपन इनफ्रैक्ट बोलते हैं ना, इनफ्रैक्ट, इनफैक्ट शेप्ड। क्यों हो रहा है? ब्लड सप्लाई कम है ना, ब्लड सप्लाई ऑब्वियसली कम होगी। अब ये वेज शेप्ड होता क्या है? देखो ये रहा, इसके अंदर ये, इस फिगर को देखो, दिख रहा है ये कैसा दिख रहा है? एक वेज शेप्ड कोगुलेटिव नेक्रोसिस है, ठीक है। अब ये जो चीज़ है ये इसको क्या बोलते हैं? कोगुलेटिव नेक्रोसिस। ये एक किडनी का स्पेसिमेन है, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट इज़ इन किडनी। ये क्या है? किडनी है। किडनी के अंदर अपन को क्या दिख रहा है? कोगुलेटिव नेक्रोसिस दिख रहा है, जो कि वेज शेप्ड है, इनफ्रैक्ट है, ठीक है। अब इस कंडीशन में कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर देर इज एन फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल गोस्ट सेल। क्या होगा? मल्टीपल गोस्ट सेल बन जाएंगे इसके अंदर, मल्टीपल गोस्ट सेल्स। इन गोस्ट सेल्स को बोलते हैं टॉमस्टोन अपीयरेंस। क्या बोलते हैं? टॉमस्टोन अपीयरेंस। टॉमस्टोन अपीयरेंस, मल्टीपल गोस्ट सेल इन कोगुलेटिव नेक्रोसिस, इट इज टॉमस्टोन अपीयरेंस। एक टॉमस्टोन अपीयरेंस आपको और कंफ्यूज करेगा, इसको बोलते हैं रो ऑफ टॉमस्टोन। वो अपन डर्मेटोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, पेम्फिगस वल्गेरिस के अंदर। रो ऑफ टॉमस्टोन जो है वो स्किन, डर्मा के अंदर पढ़ेंगे अपन। रो ऑफ टॉमस्टोन नहीं है, इट इज ओनली टॉमस्टोन अपीयरेंस, ठीक है। इट इज मल्टीपल गोस्ट सेल जो अपन को कोगुलेटिव नेक्रोसिस के अंदर दिखते हैं, उसको अपन टॉमस्टोन अपीयरेंस बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और लिखना है इधर अपन को, टिश्यू का आर्किटेक्चर है वो प्रिजर्व्ड रहता है। तो टिश्यू आर्किटेक्चर मतलब आपने देखा होगा कुछ चीज़ें जो कि अगर ख़राब हो गई
मतलब उसके अंदर कुछ पैथोलॉजी हुई तो उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। मतलब किडनी जो है वो ऐसे तो होती है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली ऐसी होती है, लेकिन अगर मान लो कोई पैथोलॉजी हुई तो वो ऐसे ऐसे हो सकती है, ठीक है, ये इसका आर्किटेक्चर है, ठीक है। तो वो जो चीज़ है वो कोगुलेटिव नेक्रोसिस में नहीं होती है, तो टिश्यू आर्किटेक्चर जो होता है वो प्रिजर्व रहता है, तो किडनी किडनी जैसी ही दिखेगी आपको, ठीक है। तो टिश्यू आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व्ड। देखो इसमें भी देखो, नॉर्मल जो किडनी होती है वो भी ऐसी होती है, ठीक है, और यहाँ पर नेक्रोसिस है फिर भी ये किडनी ऐसी है, सेम टू सेम, ठीक है, मतलब आर्किटेक्चर में कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है। सो इसलिए टिश्यू आर्किटेक्चर जो है वो प्रिजर्व्ड रहता है, ठीक है। तो ये बात हो गई आपकी कोगुलेटिव नेक्रोसिस की। सेकंड बात करते हैं अपन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस की। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस क्या होता है, ठीक है। देखो इट इज़ मोस्ट कॉमनली अकर, ये चीज़ याद रखो अपन को, बस इतना याद रखना है कहाँ पर होता है मोस्ट कॉमनली, ठीक है। मोस्ट कॉमनली इट इज़ एसोसिएटेड विथ सीएनएस और पेनक्रियास, ज़्यादातर ये एग्जांपल पेनक्रियास का ही देंगे, ठीक है। तो सीएनएस और पेनक्रियास के अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होती है, ठीक है। मेजरली अपन को तो याद रखना है सीएनएस और पेनक्रियास के अंदर कौन सी नेक्रोसिस होती है, इट इज़ सीएनएस, सॉरी इट इज़ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। ठीक है, सीएनएस पेनक्रियास। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंटली चीज़ याद करने वाली बात क्या है, सबसे पहले तो लिक्विफेक्टिव का दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा देखो, इट इज आल्सो नोन एज कोलिकेटिव नेक्रोसिस। तो थोड़ा थोड़ा कोगुलेटिव जैसा नहीं दिख रहा है ये, तो आपको क्या लगता है कोगुलेटिव को अगर किसी को गुमराह करना है, किसी को घुमाना है, तो कोगुलेटिव के साथ में लिक्विफेक्टिव लिखेंगे या कोलिकेटिव लिख लेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कोगुलेटिव क्या होता है और कोलिकेटिव क्या होता है। कोलिकेटिव इज एन अनदर नेम फॉर द लिक्विफेक्टिव, ठीक है। इट इज मेजरली सीन इन सीएनएस और पेनक्रियास। अब अपन सोचेंगे कि सीएनएस और पेनक्रियास में ऐसा क्या है कि वो लिक्विफेक्टिव ज़्यादातर इनमें हो रहा है, तो याद रखना दिस ऑर्गन्स आर रिच इन पैसों में नहीं, इट इज़ रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इट इज़ रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। इनके अंदर ये जो ऑर्गन्स हैं, जिन भी ऑर्गन्स के अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम ज़्यादा होंगे उसके अंदर लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस होगा। मेजरली कौन से दो ऑर्गन है, दिस इज सीएनएस और पेनक्रियास, इनके बारे में तो भूलना ही नहीं है अपन को, ठीक है। तो दिस आर द रिच इन हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स सो दैट देयर इज एन लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज कोलिकेटिव नेक्रोसिस। अब इसके अंदर भी एक क्वेश्चन है, जैसे कि इसके अंदर पड़ा टिश्यू आर्किटेक्चर इज प्रिजर्व्ड हियर, ठीक है। वैसे ही इसके अंदर बताओ लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस के अंदर आपको क्या लगता है, जैसे कि अगर कोई पानी है, पानी का कोई टिश्यू आर्किटेक्चर होता है, लिक्विफेक्टिव मतलब लिक्विड है, हाइड्रोलिटिक मतलब लिक्विड है, ठीक है। तो बेसिकली अगर इसमें अंदर कोई नेक्रोसिस होता है लिक्विफेक्टिव के अंदर, तो टिश्यू आर्किटेक्चर इज नॉट प्रिजर्व्ड। तो ये अपन हाईलाइट पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर, मेजर मोस्टली आस्क्ड क्वेश्चन दिस इज दैट टिश्यू आर्किटेक्चर is not preserved. Tissue architecture is not preserved in case of liquefactive necrosis। याद कौन सा करना है, सीएनएस और पेनक्रियास, ठीक है। तीसरा है केशियस नेक्रोसिस। तीसरा है अपने पास केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस क्या होता है, केशियस नेक्रोसिस दिस इज एसोसिएटेड विद द ऑर्गन्स विद हाई लिपिड कंटेन। किसमें होगा ये, जिनके अंदर हाई लिपिड कंटेन है, हाई लिपिड कंटेन, लेकिन एक पर्टिकुलर ऑर्गन पे जिसको बोलते हैं सेल वॉल, जिनकी भी सेल वॉल में हाई लिपिड कंटेंट है, ठीक है, वो केशियस नेक्रोसिस के अंदर आ जाएंगे। इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है, दिस इज चीज लाइक अपीयरेंस दिखेगा अपन को। कौन सा अपीयरेंस दिखेगा, चीज लाइक अपीयरेंस, जैसे कि चीज़ी कोई चीज़ हो गया होगा उस टाइप का, जैसे ऑर्गन जो है उसके ऊपर चीज़ लगा दी होगी,
ठीक है, उस टाइप का नेक्रोसिस दिखेगा अपन को केशियस नेक्रोसिस के अंदर। चीजी लाइक अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन, ठीक है, चीज लाइक अपीयरेंस ऑफ द ऑर्गन। तो बेसिकली इसके अंदर केशियस क्या है, बेसिकली केशियस इट इज एन ए मिक्सचर है, ये कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव का मिक्सचर है, ठीक है। केशियस नेक्रोसिस इज एन मिक्सचर ऑफ द कोगुलेटिव नेक्रोसिस और लिक्विफेक्टिव। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, चीज लाइक अपीयरेंस किसमें दिखेगा, सिर्फ अपन को केशियस नेक्रोसिस के अंदर दिखेगा। अब इसके अंदर भी अपन को कुछ चीज़ें याद रखनी है कि ये कहाँ दिखता है अपन को। अगर अपन कुछ चीज़ें याद कर लेंगे, अपन को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं कि हाई लिपिड कंटेंट है, चीज लाइक अपीयरेंस दिख रहा है ये नहीं दिख रहा है। अपन सिंपल सा एग्जाम्पल्स याद रखते हैं इसके, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के अंदर अपन पढ़ते हैं केशियस नेक्रोसिस के अंदर सबसे पहला है ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, टीबी के अंदर। दूसरा है फंगल इन्फेक्शन, जैसे कि सिफिलिस वगैरह हो गया, ठीक है। जो कोई भी फंगल इन्फेक्शन जैसे कि कोकिडियोमाइकोसिस हो गया आपको, या फिर हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, इन कंडीशंस के अंदर भी जो नेक्रोसिस है वो केशियस नेक्रोसिस दिखेगा। तो फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। और दूसरा स्पेशली चीज लाइक अपीयरेंस अपन पूरे माइक्रो में कहाँ पढ़ते हैं, सिफिलिस के अंदर। तो सिफिलिस तो है ही, कैंडिडा भी हो सकता है, ठीक है। तो सिफिलिस, तो मेजरली 3 चीजें याद रखनी है, ट्यूबरकुलोसिस, फंगल इन्फेक्शंस और सिफिलिस। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ केशियस नेक्रोसिस, ठीक है, जिसके अंदर अपन क्या दिख रहा है, चीज लाइक अपीयरेंस दिख रहा है, जैसे चीज लगा दिया होगा, ठीक है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया केशियस नेक्रोसिस। केशियस नेक्रोसिस कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव का ही मिक्सचर है ये, ठीक है। देन फोर्थ वन वी आर टॉकिंग अबाउट, फोर्थ इट इज फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस इट इज अकर इन द फैट रिच ऑर्गन्स। फैट नेक्रोसिस का नाम कंप्लीट किसे हो रहा है, फैट से हो रहा है। तो जो भी ऑर्गन्स फैट में रिच होंगे, इट अकर इन फैट रिच ऑर्गन्स। कुछ एग्जांपल्स याद हो आपको फैट रिच ऑर्गन्स के, जैसे कि ब्रेस्ट हो गया, ब्रेस्ट के अंदर फैट होता है, ब्रेस्ट हो गया। ओमेंटम हो गया, ओमेंटम अपने जीआईटी ट्रैक में होता है, जहाँ पे भी इन्फेक्शंस या कुछ ट्रॉमा होता है तो ओमेंटम पहुंच जाता है अपनी जगह पे। तो ओमेंटम के अंदर भी, ओमेंटम इज आल्सो वन ऑफ द फैट रिच ऑर्गन, ठीक है। तो इसके अंदर भी क्या होगा, फैट नेक्रोसिस दिखेगा अपन को। अब ये होता कैसे, जो फैट नेक्रोसिस है वो कैसे होता है। नॉर्मली देखो, फैट के अंदर जो भी फैटी टिश्यूज हैं उसके अंदर कुछ ट्रॉमा हो गया तो फैट जो है, फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स ब्रेकडाउन हो जाएगा उनका, ठीक है। और इसके कारण एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखेंगे अपन यहाँ पे, इस लाइन की वजह से आप इस क्वेश्चन को आप इजीली पहचान लगोगे। दिस गिव अ चोकी वाइट अपीयरेंस, चोकी वाइट अपीयरेंस, ठीक है। ऊपर कौन सा था केशियस में, चीज लाइक, इसके अंदर कौन सा अपन पढ़ रहे हैं, इट इज चोकी वाइट अपीयरेंस। सो चोकी वाइट अपीयरेंस इज सीन इसके अंदर, फैट नेक्रोसिस के अंदर, ठीक है। इट आल्सो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा ये। अब अपन ने एक चीज पढ़ी यहाँ पर लिक्विफेक्टिव के अंदर, कि लिक्विफेक्टिव के अंदर जो मोस्ट कॉमन ऑर्गन है वो पेनक्रियास है। अब मैं एक चीज और लिख लेता हूँ यहाँ पे, फैट नेक्रोसिस के अंदर मोस्ट कॉमनली इट इज सीन इन पेनक्रियास है, पेनक्रियास। तो अपन आंसर क्या लगाएंगे फिर, पेनक्रियास के अंदर चलो मान लिया अपन ने चोकी वाइट होता है, फैट नेक्रोसिस है, क्योंकि पेनक्रियास इज आल्सो फैट ऑर्गन, पेनक्रियास में होता है। लेकिन पेनक्रियास में तो लिक्विफेक्टिव हो रहा था, तो अब यहाँ पर अपन कह रहे हैं फैट नेक्रोसिस हो रहा है। तो दोनों में से हो क्या रहा है, तो याद रखना फैट जो है पेरी पेनक्रियाटिक रहता है, अंदर तो आइलेट सेल्स है उसके, पेरी पेनक्रियाटिक मतलब पेनक्रियास के चारों तरफ, तो उसको अपन लिखेंगे पेरी पेनक्रियाटिक। इसको अपन क्या लिखेंगे, पेरी पेनक्रियाटिक। पेरी पेनक्रियाटिक मतलब इट्स अराउंड द पेनक्रियास, ठीक है, इट इज अराउंड द पेरी पेनक्रियाटिक फैट। तो पेरी पेनक्रियाटिक इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ऑर्गन, ठीक है। उसका भी इमेज अपन देख लेते हैं। देखो ये रहा, इसके अंदर अपन देख पा रहे हैं इट इज, ये चौक लाइक अपीयरेंस दिख रहा है अपन को, इट इज पेरी पेनक्रियाटिक फैट का अपीयरेंस है, जिसके अंदर ये चौक लाइक अपीयरेंस दिख रहा है। दिस चौकी अपीयरेंस इज फैट नेक्रोसिस, ठीक है। तो एक चीज याद रखना अपन को, अगर फैट के अंदर है, द पेनक्रियाटिस विथ इन जो नेक्रोसिस है वो पेनक्रियासिस के अंदर है, विथ इन द पेनक्रियास, तो इट इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। और अराउंड द पेनक्रियासिस है तो फैट नेक्रोसिस, ठीक है। अगर
जैसे कि ब्रेस्ट है, ओमेंटम में अगर अपन को चौकी वाइट कब दिखेगा, अगर मान लो कोई ट्रॉमा हुआ होगा, ब्रेस्ट के ऊपर कोई ट्रॉमा होगा तो ब्रेकडाउन ऑफ द फैट हो जाएगा, फैट दिस विल गिव एन चौकी वाइट अपीयरेंस, इट इज नोन एज फैट नेक्रोसिस, सिंपल स्वीट। नेक्स्ट फिफ्थ वन इज फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। फिब्रिनोइड नेक्रोसिस, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस क्या होता है? दिस इज वेरी बेसिकली एसोसिएटेड विद एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। मतलब जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होगा उस टाइम पे कोई नेक्रोसिस दिखता है, वो कौन सी हो गई? फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। ठीक है, मतलब इम्यून कॉम्प्लेक्स के अंदर जो प्रॉब्लम हुई है, इम्यून कॉम्प्लेक्स के अंदर जो डिपोजिशन हो गया, उसके कारण जो नेक्रोसिस दिखता है वो हो गया फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। ठीक है, इसके अंदर भी अपन को एग्जाम्पल्स याद रखने, सिंपल से एग्जाम्पल्स याद कर लो, कंप्लीट स्वीट एंड सिंपल लाइफ। एग्जाम्पल के अंदर सबसे पहले बात करते हैं अपन पॉलीआर्थराइटिस नोडोसा, PAN, पॉली आर्थराइटिस नोडोसा, दिस आर द एग्जांपल ऑफ एंटीबॉडी एंटीजन रिएक्शंस। ठीक है, जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज में पैन यू बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर अपन को कौन सा नेक्रोसिस दिखेगा? फिब्रिनोइड नेक्रोसिस दिखेगा। दूसरा रूमेटिक हार्ट डिसीजेस, RHD, इट इज ऑल्सो वन ऑफ द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। ठीक है, दूसरा सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथ्रोमेटस, SLE। ठीक है, और लास्टली मेलिग्नेंटेड हाइपरटेंशन, MHTN। ठीक है, या फिर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, मेलिग्नेंट है, हाइपरटेंशन है। ठीक है, मेलिग्नेंट लिख देता हूँ इधर, मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन, MHTN। ठीक है, इन केसेस के अंदर क्या दिखेगा? फिब्रिनोइड नेक्रोसिस दिखेगा। मेजरली क्या रखना है? दिस इज एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन। कंप्लीट। सिक्स्थ वन इज गैंग्रीन। गैंग्रीन सुना होगा आपने, गैंग्रीन। सो नेक्स्ट इज गैंग्रीन। गैंग्रीन के कलर से याद रखो, गैंग्रीन जो है वो देखा ब्लैक कलरेशन, देयर इज एन ब्लैकिश डिस्कलरेशन, blackish discoloration, blackish discolorations of the organ। ठीक है, मतलब जो ऑर्गन्स है वो उनका कलर कैसा हो जाएगा? ब्लैक कलर का हो जाएगा। दिस इन ब्लैकिश डिस्कलरेशंस ऑफ द ऑर्गन। ठीक है, अगर ब्लैकिश डिस्कलरेशन, अगर ब्लैकिश हो रहा है मतलब अपन को सिंपल से इतनी चीज़ खबर पड़ रही है, मतलब वो सड़ रहा है, वो ऑर्गन सड़ रहा है इसलिए ब्लैक कलर हो रहा है। अगर कोई चीज़ सड़ती है, देयर इज एन स्मेल। ठीक है, तो अपन को गैंग्रीन के अंदर क्या दिखेगा? फॉल स्मेलिंग। फॉल स्मेलिंग मतलब खराब स्मेल। ठीक है, फॉल स्मेलिंग। फॉल का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? फॉल का मतलब एनीथिंग विच वी डोंट लाइक, जो चीज़ अपन को पसंद नहीं है। फॉल स्मेलिंग, जो स्मेल अपन को पसंद नहीं है, मतलब जो स्मेल अपने नाक के लिए खराब है, मतलब हिंदी में बदबू। कंप्लीट। तो फॉल स्मेलिंग किस में दिख रही है अपन को? सिर्फ गैंग्रीन के अंदर दिख रही है। ब्लैकिश डिस्कलरेशन किस में दिख रहा है? गैंग्रीन के अंदर दिख रहा है। दूसरा, अब गैंग्रीन के अंदर भी दो चीज़ें, इनके दो जैसे गैंग्रीन जो थे सन 57 की बात है, गैंग्रीन के दो बेटे थे, वेट गैंग्रीन और ड्राई गैंग्रीन। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में हो गई लड़ाई कि हम दोनों है तो गैंग्रीन, दोनों का कलर काला है, तो हम दोनों डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि तो भाई ड्राई है मैं वेट हूँ, तो ड्राई है मैं वेट हूँ, हम दोनों को बीच में कुछ चाहिए जिससे कि हम अपने आप को डिवाइड कर सकें। तो इन लोगों ने बना दी एक लाइन। क्या बना दी? एक लाइन बना दी। इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ डिमार्केशन। लाइन ऑफ डिमार्केशन कौन सी लाइन थी? लाइन ऑफ डिमार्केशन। दिस लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है ये ड्राई गैंग्रीन जो सूखा हुआ है उसके अंदर मिल जाएगी आपको, लेकिन जो वेट गैंग्रीन है, जो वेट है, जो गीला है, उसके अंदर नहीं मिलेगी। तो अगर मान लो ड्राई गैंग्रीन वेट के अंदर लाइन ऑफ डिमार्केशन दिख रहा है तो ये सॉलिड ऑर्गन में दिखेगा, तभी तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर लाइन होगी जिससे अपन डिवाइड कर सकते हैं उसको। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन या फिर ड्राई गैंग्रीन जो है इसको अपन कोगुलेटिव नेक्रोसिस से क्लासीफाई कर सकते हैं। कोगुलेटिव
नेक्रोसिस। और अगर वेट है तो अपन ने अभी तक जितने भी नेक्रोसिस में सबसे वेट कौन सा पढ़ा है, इट इज लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस। तो अगर एसोसिएशन पूछे गैंग्रीन के अंदर, कोगुलेटिव नेक्रोसिस का एसोसिएशन है ड्राई गैंग्रीन से, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस का एसोसिएशन है वेट गैंग्रीन से। लाइन ऑफ डिमार्केशन जो है इट इज प्रेजेंट इन ड्राई गैंग्रीन, ठीक है, और लाइन ऑफ डिमार्केशन इज एब्सेंट इन वेट गैंग्रीन। लाइन ऑफ डिमार्केशन क्या होता है, बेसिकली जिस लाइन से अपन इनको डिस्टिंग्विश कर सके, जिस लाइन से अपन इसको डिस्टिंग्विश कर सके, ठीक है। तो लाइन ऑफ डिमार्केशन इज प्रेजेंट इन ड्राई गैंग्रीन और वेट गैंग्रीन के अंदर ये एब्सेंट होता है। वी कैन सी ब्लैकिश डिस्कलरेशंस और फॉल स्मेलिंग इन द गैंग्रीन। कंप्लीट। और एक सातवां टाइप और है, सेवंथ वन, इसको बोलते हैं ज़ेंकर्स डिजनरेशन। ज़ेंकर्स डिजनरेशन। ज़ेंकर्स डिजनरेशन क्या है, एक चीज अपन पढ़ेंगे ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम। ज़ेंकर्स डाइवर्टिकुलम सर्जरी का टॉपिक है, सर्जरी में पढ़ेंगे अपन। ज़ेंकर्स डिजनरेशन पैथोलॉजी का टॉपिक है, तो अपन पैथोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ए कोगुलेटिव नेक्रोसिस, क्योंकि मोस्ट कॉमन तो वही है, तो इसलिए इट इज़ ए टाइप ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। इट इज टाइप ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस। क्वेश्चन आता है कि ज़ेंकर्स डिजनरेशन जो है वो दिखता किस में है, इन विच केसेस ज़ेंकर्स डिजनरेशन अकर्स, ठीक है। तो उसके लिए दो एग्जांपल याद रखो, आपको दो एग्जांपल ही इंपॉर्टेंट है। इट अकर्स, या फिर ज़ेंकर्स डिजनरेशन अपन को दो चीज़ों में दिखेगा, एक तो होगा टाइफॉइड में, टाइफॉइड में, और एक हो गया एंट्रिक फीवर में, एंट्रिक फीवर, ठीक है। तो एक तो टाइफॉइड हो गया और एक एंट्रिक फीवर हो गया, ठीक है। उसके बाद भी क्वेश्चन इसमें नहीं रुकेगा, क्योंकि टाइफॉइड एंट्रिक फीवर थोड़ा सा सिंपल सा साउंड करता है, तो इन्होंने थोड़ा सा डिफिकल्ट करने के लिए ये पूछते हैं कि इनका जो कॉम्प्लिकेशंस है वो कौन सी स्केलेटल मसल के अंदर दिखेगा। तो ज़ेंकर्स डिजनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताता हूँ इधर, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनके एसोसिएशंस हैं या फिर इसका कॉम्प्लिकेशन है, इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड सीन इन द स्केलेटल मसल। ज़ेंकर्स डिजनरेशन इट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, या कॉम्प्लिकेशंस, इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस जो है वो स्केलेटल मसल्स के अंदर दिखेंगे। कॉम्प्लिकेशंस सीन इन स्केलेटल मसल्स। कंप्लीट। स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के अंदर इसके कॉम्प्लिकेशंस दिखेंगे, और मेजरली दो मसल्स अपन को याद रखनी है। एक तो हो गई रेक्टस एब्डोमिनिस, रेक्टस एब्डोमिनिस, और दूसरी हो गई डायफ्रामेटिक मसल्स। डायफ्रामेटिक मतलब जो डायफ्राम को सपोर्ट करती है ना, तो डायफ्रैगमेटिक मसल्स। कंप्लीट। सो दिस इज अबाउट द ज़ेंकर्स डिजनरेशन। तो अपन ने एक बार वापस कंप्लीट कर लेते हैं। अपन ने अभी तक क्या क्या पढ़ा, 5 टाइप के नेक्रोसिस पढ़े, कोगुलेटिव नेक्रोसिस, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, फेट नेक्रोसिस और फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। कोगुलेटिव नेक्रोसिस सॉलिड ऑर्गन में हो रहा है, इन्फ्रैक्ट, गोस्ट सेल्स, टॉम्बस्टोन अपीयरेंस, ठीक है, कंप्लीट। लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस CNS, पैनक्रियास, जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जिस भी ऑर्गन्स में होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, उसके अंदर अपन को दिखेगा। टिश्यू आर्किटेक्चर कोगुलेटिव नेक्रोसिस में होता है, लिक्विफेक्टिव नेक्रोसिस में नहीं होता है। एसोसिएशन पूछे तो ड्राई गैंग्रीन में कोगुलेटिव नेक्रोसिस हो गया, और लिक्विफेक्टिव वेट गैंग्रीन में हो गया। कैशियस नेक्रोसिस जिसके अंदर हाई लिपिड है सेल वॉल के अंदर, जैसे कि दो ऑर्गन्स विच हैव हाई लिपिड इन द सेल वॉल, ठीक है, जिसमें चीज लाइक अपीयरेंस अपन को दिखेगा, मैक्सिमम कैशियस नेक्रोसिस, ठीक है। दूसरा इसके अंदर एसोसिएशन होता है कोगुलेटिव और लिक्विफेक्टिव दोनों का, कोगुलेटिव का मैक्सिमम होता है। फैट नेक्रोसिस जिसके अंदर फैटी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट हो गया, ओमेंटम हो गया, अराउंड द पेरी पेनक्रेटिक एरियाज, चोकी वाइट अपीयरेंस दिखेगा अपन को फैट नेक्रोसिस के अंदर। और फिब्रिनोइड नेक्रोसिस के अंदर क्या दिखेगा अपन को, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस। गैंग्रीन के अंदर ब्लैकिश डिस्कलरेशन विद फाउल स्मेलिंग। और ज़ेंकर्स डिजनरेशन इज है टाइप ऑफ कोगुलेटिव नेक्रोसिस, इट इज कॉम्प्लिकेटेडली सीन इन द रेक्टस एब्डोमिनिस, डायफ्रामेटिक और जितने भी स्केलेटल मसल्स है उसमें, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक अपन ने सेल इंजरी का एक पार्ट खत्म कर लिया है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे सेल डेथ, एपोप्टोसिस। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, सेल डेथ, नेक्रोसिस। तो एपोप्टोसिस फिर से पढ़ेंगे अपन।